गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 का वितान भाग 2 से अतीत में दबे पांव चैप्टर का 6वां भाग व्याख्या का वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। पिछले भाग में आपने देखा कि वहाँ बड़े बड़े मकान भी थे, छोटे छोटे मकान भी थे, रंगरेज का कारखाना भी था, यानी कपड़े बनते थे तो उसको रंगाई भी होता था, रंगाई का भी काम होता था। और वहाँ पर नर्तकी शिल्प भी एक छोटे घर की खुदाई में मिला। मार्टिन व्हीलर जो पुरातत्ववेत्ता थे, कहा कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज़ शायद ही होगी जो नर्तकी शिल्प, एक नाचती हुई औरत का मूर्ति या चित्र यूँ कहें तो। कहा कि इस प्रकार का इतना सुंदर संसार में शायद कोई दूसरी चीज़ नहीं होगी कला में, क्योंकि दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखा गया है। उपासना केंद्र अर्थात पूजा स्थल, जहाँ पर पूजा वगैरह किया जाता है, उपासना केंद्र। और वहीं बगल में याजक, यानी जो यज्ञ करने वाले होते हैं, उनका घर। उपासना केंद्र के 2 चौड़ी सीढ़ियाँ ऊपर की ओर गई हैं, लेकिन अब तो सीढ़ियाँ ध्वस्त हो गई हैं। पश्चिम में गढ़ी से ठीक पहले, हम आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि पश्चिम में गढ़ी से ठीक पहले माधव स्वरूप वस्त्र के नाम पर वीएस हिस्सा है। यहाँ वह रंगरेज का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं। रंगरेज मतलब रंगने का कारखाना, रंग का कारखाना, जहाँ जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं, जमीन के अंदर धंसे हुए हैं। ईंटा गोल हो गया, तो जैसे बर्तन वर्तन कोई रखेंगे ईंटे पे तो घिसता घिसता गोल हो जाएगा, वो उसी कारण पड़ा हुआ है। अनुमान है कि इनमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे। 2 कतारों में 16 छोटे 1 मंजिला मकान हैं, 2 लाइन में लगे हुआ है, 16 मकान 1 मंजिला। एक कतार मुख्य सड़क पर है तो दूसरी पीछे की छोटी सड़क की है। सब में 2-2 कमरे हैं, सब में स्नान घर है। यानी कि जो आज हम फ्लैट मॉडल बोलते हैं, जिसमें 2 कमरे यानी कि 2 BHK रूम आप शहरों में जाइए लेने, तो उसमें लैट्रिन, बाथरूम, किचन, 2 रूम, 1 बरामदा हुआ है। तो उस फ्लैट नुमा आकार का रूम वहाँ उस समय बना हुआ था, जिसमें कि लैट्रिन, बाथरूम सब अटैच था। और एक सार्वजनिक कुआं भी बाहर होता था कि अगर कभी आपके यहाँ भीड़ हो गई या ज़्यादा लोग हैं या मेहमान आ गए, बहुत लोग जिनको घर में आप नहीं नहला सकते, तो वो सार्वजनिक कुएं पर भी स्नान कर सकते हैं। ये कर्मचारियों या कर्मगारों के घर रहे होंगे, यानी ये मजदूर वर्ग का घर रहा होगा जो अपनी जीविका चलाते हैं। और वहाँ पर
कुओं को छोड़कर लगता है जैसे सब कुछ चौकोर या आयताकार बसा है, सिर्फ कुआं ही गोल है, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो चौकोर या आयताकार है। चाहे वो नगर की योजना हो, बस्तियां हो, घर हो, कुंड हो, तालाब, बड़ी इमारतें हो, मुहरे हो जो थप्पा लगाते हैं, चौपड़ का खेल यानी कि जो हम लूडो खेलते हैं जो पहले खेला जाता था वैसे वो भी चौकोर, या माप तौल करने का बाट हो, बटखरा, वो भी चौकोर ही था। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं, जो छोटे छोटे घर थे तो उसमें छोटे छोटे वही कमरे होंगे जिस हिसाब से है, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर आश्चर्य होता है। बड़े घरों में भी छोटा कमरा दिखाई दे रहा था जिसको देख करके आश्चर्य होता है लेखक को। इसका एक अर्थ तो यह लगाया गया कि शहर की आबादी काफ़ी रही होगी, दूसरी तरफ यह विचार सामने आया है कि बड़े घरों में निचली यानी कि ग्राउंड फ्लोर भूतल मंजिल में नौकर चाकर रहते होंगे। ऐसा अमेरिकी नृतत्व शास्त्री ग्रेगरी ओसेल का मानना है। मकान है, अब ऊपर के फ्लोर का तो कोई अंदाज़ा नहीं कि ऊपर का फ्लोर भी था या नहीं था, एक तल्ला का ही, फर्स्ट फ्लोर का ही सिर्फ उसमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसमें कितने कमरे थे या कैसा बड़ा छोटा कैसा कमरा था। तो छोटे छोटे कमरे थे अन्य कमरों के हिसाब से। तो अमेरिकी पुरातत्व शास्त्री ग्रेगरी पोसेल ने ये बताया कि हो सकता है कि जैसे नहीं आजकल होता है कि नीचे लोग गैरेज बना देते हैं, नीचे दुकान खोल देते हैं, ऊपर रहने के लिए मकान बनाते हैं, तो नीचे हो सकता है कि नौकर चाकरों के लिए रहा हो, किराए पे रूम देने के लिए रहा हो, और ऊपर मकान मालिक अपने लिए बड़ा सा रूम बनवा रहा हो। इस प्रकार से वो जो छोटा कमरा नीचे था तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है कि नौकर चाकरों के लिए या कामगारों के लिए रहे हों ये रूम। कुछ घरों में आंगन में चौड़ी सीढ़ियाँ हैं, बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियाँ, मतलब कि नीचे जरूर ऊपर फ्लोर गया है। कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान हैं पर सीढ़ियाँ नहीं हैं। ऊपर के फ्लोर के निशान तो है, जैसे कि वो घर में जो मुक्का खुलता है जिसमें हम पाइप बांधते हैं लोग, तो कहते हैं वो निशान तो मिल रहे हैं कि ऊपर मंजिला रहा होगा, 2 मंजिला 3 मंजिला रहा होगा, लेकिन सीढ़ी नहीं मिला। तो अंदाजा लगा कि शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ी रही हो जो कालांतर में नष्ट हो गई हो। भाई लकड़ी है तो सड़ गल जाएगी। संभव है ऊपर की मंजिल में ज़्यादा खिड़कियां झरोखे और साज सज्जा रही हो। नीचे तो जो भी फ्लोर थे उनके बाहर की तरफ तो खिड़की होना नामुमकिन था, कि बाहर खिड़की नहीं खोलना था, खिड़की घर के अंदर ही रहेगा। लेकिन ऊपर वाले में बाहर रहा हो ऐसा अनुमान लगाया गया, क्योंकि कोई भी ऊपर फ्लोर वहाँ पे दिखा था, मौजूद था नहीं। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है पूरे घर में होता हो। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत हैं। यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे। छोटे घरों में बस्ती में छोटी संकरी सीढ़ियाँ हैं, उनके पायदान भी ऊंचे हैं। ऐसे जगह की तंगी की वजह से होता होगा। कुछ घरों में देखें कि बाहर सीढ़ी। ऐसा लोग कब बनाते हैं? जब मान लीजिए कि हम भाई नीचे हम रहेंगे या ऊपर किराएदार रहेगा, या ऊपर तो किराएदार बाहर से बाहर ही चला जाए, नीचे हमारे जहाँ हम रह रहे हैं उसमें प्रवेश न करें, या ऊपर हम ही रह रहे हैं नीचे किराएदार है तो हम किराएदार को डिस्टर्ब करें, हम ऊपर से बाहर ही चले जाएं। जब 2 अलग अलग परिवार रहते हैं, एक ही परिवार रहता है तो अंदर से चला जाता है।
परंतु जब दो अलग अलग परिवार आता है तो इस प्रकार से बनाए जाते हैं सीढ़ी की भीतर से उनका कोई लेन देन न रहे, इस प्रकार से बनाए जाते हैं। कहीं कहीं मकान छोटा है, अंदर जगह नहीं है, तो बाहर सीढ़ी बना देते हैं। कहीं बहुत जगह कम है तो देखिए, आप देखते होंगे लोहे की सीढ़ी बनती है, लगा करके खड़ा कर देते हैं। और भी कम जगह है तो गोल सीढ़ी बनती है, एक राउंड राउंड की तरह इस तरह से बनता है, एक पाइप बीच में रहेगा और उसी के घुमा घुमा करके वो सीढ़ी बनेगा, यानी कि एक सीधे आप चढ़ जाओगे, झुकाने का कोई मतलब नहीं। वहाँ कहाँ बनता है? जहाँ एकदम कंजेस्टेड होता है, जहाँ आने जाने के लिए जगह नहीं होता है। जहाँ आने जाने के लिए जगह नहीं होता है वहाँ गोल सीढ़ियाँ बनाई जाती है। गौर किया कि मोहनजोदड़ो के किसी घर में खिड़कियों या दरवाज़ों पर छज्जों के चिन्ह नहीं है। जैसे हम लोग घर आगे जब बाहर का दरवाज़ा है या बाहर की खिड़की है तो उस पर छज्जा लगता था, दरवाज़ों के ऊपर खिड़कियाँ लगती थी। गर्म इलाकों के घरों में छाया के लिए यह आम प्रावधान होता है, छाया के लिए भी, या बारिश का जो पानी है वो भी अंदर ना आ पाए, दरवाज़ा खिड़कियाँ भी भीगने न पाए, इसलिए छज्जा लगाया जाता है। 2 फुट 2.5 फुट 3 फुट तक का छज्जा लोग निकालते हैं। क्या उस वक्त यहाँ इतनी कड़ी धूप नहीं पड़ती होगी? मुझे मोहनजोदड़ो की जानी मानी मुहरों के पशु याद हुआ है। क्या वहाँ इतनी गर्मी नहीं पड़ रही थी? गर्मी से लोग बचने के लिए छज्जा लगाए। भाई पहले हम लोगों ने पढ़ा कि मोहनजोदड़ो के उसमें बाहर की तरफ खिड़की नहीं था, तो जब बाहर की तरफ खिड़की नहीं था तो छज्जा लगाने का कहाँ प्रावधान आ गया? दरवाज़ा था तो दरवाजे पर लग जाता, तो नहीं लगना था तो नहीं लगा रहे होंगे। लेकिन तर्क कर रहा है सब लोग वहाँ पे, अब ये तर्क ही करते हैं, कहीं कोई विश्वासपूर्ण तरीके से कोई बात नहीं रख पाता है। क्या कि जो वहाँ पे मोहर मिला, मुझे याद है कि वहाँ जानवरों के निशान थे, उसमें शेर, हाथी या गैंडा इस मरुभूमि में हो नहीं सकते। तो क्या उस वक्त यहाँ जंगल भी थे? यह तथ्य स्थापित हो चुका है कि यहाँ अच्छी खेती होती थी। पुरातत्व सीरीन रत्नागर का मानना है कि सिंधवासी कुओं से सिंचाई कर लेते थे। शेर, हाथी के निशान मिले, तो शेर हाथी राजस्थान में नहीं रहते, वो जंगलों में रहते हैं। कहता क्या वहाँ पे फिर जंगल भी था? मोहनजोदड़ो की किसी खुदाई में नहर होने के प्रमाण नहीं मिले। सिंचाई होती थी तो आप कुआं से, हो सकता है कि उस जमाने में भी विस्तृत जो इलेक्ट्रिक रहा हो, मोटर पंप रहे हो, पानी खींचते रहे हो। नहर नहीं मिला कहीं, नहर के प्रमाण कहीं नहीं मिले। यानी बारिश उस काल में काफ़ी होती रही। क्या बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी पहुंच से दूर चला गया? क्या पानी के अभाव में यह इलाका उजड़ा और उसके साथ सिंधु घाटी भी की समृद्धि सभ्यता? नहर नहीं था, बारिश के पानी पर लोग डिपेंड थे और कुओं के पानी पर। और जब धीरे धीरे बारिश कम होने लगी तो पानी नीचे जाने लगा, कुओं का पानी भी नीचे गया, पानी बगैर ही क्या ये सभ्यता सूख गई? या यहाँ पर जो महामारी आया, जो आपात आया, वो पानी की वजह से, पानी कमी के कारण आया? ये सबसे अहम बात है, ये विचार करने वाली बात है। हम लोग भी जितना पानी का दोहन करते हैं, अभी हमारी संस्कृति एकदम उच्चतम स्तर पर है, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे पानी का जो जल स्तर नीचे होता जा रहा है। पहले लोगों को 10 फुट 20 फुट पर पानी निकल आता था, फिर 30-40 फीट आया,
फिर 60-70 फीट आया, फिर 100-110 आया, 150-200, अब 300, 350, 400, 500 फीट बोरिंग करना पड़ रहा है पानी के लिए। नहीं तो गर्मी में हैंडपंप या मशीन जवाब देते रहे समरसेबल। और जब सभी जवाब दे देंगे तो उस समय क्या होगा, लोग पानी बगैर मर जाएंगे, मर जाएंगे, सब सभ्यता खत्म। जब सभी लोग मर जाएंगे तो सभ्यता ही खत्म हो जाएगी। मोहनजोदड़ो में उस रोज हवा बहुत तेज बह रही थी। जब ये लोग गए तो वहाँ उस दिन हवा बड़ा तेज चल रहा था। किसी बस्ती के टूटे फूटे घर के में दरवाजे या खिड़की के सामने से हम गुजरते तो साए साए की ध्वनि में हवा की लय साफ पकड़ में आती थी। एक घर खुला है, खिड़की खुली है, खिड़की है नहीं लेकिन साँचा तो है, उसका आकार है, तो दीवार है और उसमें थोड़ा सा जब जगह खुला है तो उसमें जब हवा बहेगी तो साए साए की आवाज़ आएगी। वैसे ही जैसे सड़क पर किसी वाहन से गुजरते किनारे की पटरी के अंतरालों में रह रह कर हवा के लयबद्ध थपेड़े सुनाई पड़ते हैं। जो रेलिंग लगे होते हैं, आप हाईवे पर देखिए, शहरों में हाईवे पर, बड़े हाईवे पर देखिए, जो सड़क पर रेलिंग लगाता है, रेलिंग में बीच बीच में कटा होता है और जब बस चलती है तो उसमें से सा सा वो एक अविरल ध्वनि, निरंतर चलने वाली ध्वनि वहाँ पर प्रकट हो जाती है। सूने घरों में हवा की लय और ज़्यादा गूंजती है। अभी जब घर एकदम एकांत हो, सभी खिड़की बंद कर, तो वहाँ आवाज़ और तेज गूंजती है। जब जहाँ कोई किसी प्रकार का आवाज़ ना हो तो वहाँ हवा भी गूंज रहा था। इतनी कि कोनों का अंधियारा भी सुनाई दे, एकदम शांत, कि कहीं भी आप हर एक चीज़ आप देख सकते हैं। जरा सा भी वहाँ सुई भी गिरेगा तो पता चल जाएगा। यहाँ एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए आपको किसी घर से वापस बाहर नहीं आना पड़ता। क्यों? क्योंकि सभी खंडहर है, दीवार फाड़ करके चले जाइए, सभी टूट चुके हैं। अगर घर सही सलामत होते तो आप एक घर में से दूसरे घर में जाने के लिए बाहर दरवाज़ा निकलते तभी जाते हैं ना। वो ट्रेन की बोगी तो है नहीं रिजर्वेशन का कि एक ही डिब्बा में घुसे तो सभी डिब्बा में आप चले जाएंगे। इस प्रकार का तो निर्माण था नहीं वहाँ पे, क्योंकि सब खंडहर थे, इसलिए सब जगह सब कुछ खुला था। अब कोई घर जुदा नहीं था, जुदा यानी अलग नहीं था। एक घर दूसरे में खुलता, दूसरा तीसरे में। जैसे पूरी बस्ती एक बड़ा घर हो, लेकिन घर एक नक्शा ही नहीं होता। हर घर का एक संस्कार में आकार होता है, भले ही वह 5000 साल पहले का ही क्यों न हो। कहते हैं कि घर एक सिर्फ ईंट पत्थरों का खड़ा किया हुआ एक महल नहीं होता है। घर में भावनाएं होते हैं, घर में संस्कार होता है, घर में प्यार होता है, परिवार का एक लगाव, एक जुड़ाव होता है। और जिस घर में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं वह घर घर नहीं होता है, वह घर घर नहीं होता, ये जान जाइए। वह घर बेकार है। वहाँ रहना वो सिर्फ एक गिट्टी बालू सीमेंट ईंट पत्थर का तैयार एक मकान है, मकान बोलते हैं, घर नहीं बोलते हैं। घर जहाँ की रह रहे लोगों में आपसी सद्भाव हो, प्रेम हो, भावनात्मक लगाव हो, जुड़ाव हो, वह घर कहलाता है। ठीक, अब हम अगला भाग व्याख्या अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित होंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें फ़ोन करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।